नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और आपका पहला चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। मतलब यूरोपियों का भारत में आगमन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई भारत में आएगा कोई क्यों। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भारत में कोई क्यों आएगा। तो भारत में लोग और ये स्पेशली यूरोप वाले क्यों आएंगे, ये आपके मन में क्लिक करना चाहिए। वेरी बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में क्यों आएंगे लोग। आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रा करने की कोशिश की है वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप में आप देखते हैं कि ये जो है, ये वाला एरिया, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, और ये आपका जो है टेम्परेट रीजन है, और इधर कोल्ड एरिया है। ये कोल्ड एरिया है आपका, मतलब कोल्ड मतलब यहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है। और ठंडक में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पाइसेस या गर्म चीज़ आप खाएं, तभी तो ठंडक में सर्वाइव कर पाएंगे। स्पाइसेस, और स्पाइसेस की जो खेती होती है, जहाँ पर डोमिनेंस है, वो आपका है इक्वेटोरियल रीजन, ये वाला एरिया। पहला पॉइंट तो ये यहाँ पर पाया जाता है। तो लोग पहले यहाँ पर ट्रेड किया करते थे। सी रूट का खोज होने से पहले लोग लैंड से ट्रेड करते थे। लेकिन क्या होता है कि बीच में ऑटोमन एम्पायर आती है और ये पूरा एरिया जो है कब्जा कर लेती है। और इस एरिया को कब्जा करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस्लाम का शासन होता है। इस एरिया में इस्लाम के लोग शासन करना शुरू करते हैं। अब इस्लाम के लोग शासन करना शुरू करते हैं तो चैलेंज क्रिएट हो जाता है यूरोपियंस के लिए कि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखते हैं चीज़ों का। एज ए मीडिएटर काम करते हैं तो बहुत हाई प्राइस रखते हैं, तो वो उनके लिए दे पाना एक कॉस्टली या बहुत महंगा सौदा पड़ता है यूरोपियंस के लिए। अब दो ऑप्शन रखा जाता है यूरोपियंस के सामने कि या तो इतना महंगा लो या तो फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ। तो मुस्लिम में कन्वर्ट होना उनके लिए चैलेंजेबल है, क्योंकि मुस्लिम के रूल्स वहाँ नहीं फॉलो कर सकते यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर तो लिकर पीना ही पड़ेगा अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें उनके लिए चैलेंज क्रिएट की। तो इस चैलेंज की वजह से यूरोपियंस ने सी रूट की खोज की, और सी रूट की खोज करते हुए वो इंडिया में पहुँचे। तो इसी की कहानी है, हम लोग चैप्टर वाइज समझेंगे, पॉइंट वाइज, कि पहले कौन आया, कौन सी कंपनी आई, फिर उन्होंने क्या क्या किया। इन्हीं चीज़ों को डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि भारत में आने वाले जो जो यूरोपियन कंपनीज थी या जो यूरोपियंस लोग थे, वो उनमें से सबसे पहले कोई भारत में आया तो पुर्तगीज़ थे। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि पुर्तगीज ही पहले क्यों आए। पहला क्वेश्चन कि पुर्तगीज ही पहले क्यों आए, अंग्रेज भी तो आ सकते थे। तो इसका पॉइंट ये है कि वहाँ पर क्या होता है, यूरोप में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टोरडेसल्स इसको बोलते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। इसको साइन किया गया था 1497। इसमें ये कहा गया कि एक इमेजनरी मतलब समझ लीजिए कोई उसका बेस नहीं है, बस एक इमेजनरी लाइन, ये देख सकते हैं आप, एक इमेजनरी लाइन ऐसे बना दी गई, मान ली गई कि अटलांटिक सी में एक इमेजनरी लाइन है। और इमेजनरी लाइन के जो भी इधर है ईस्ट में, इधर जो एक्सप्लोर करेंगे वो करेंगे पुर्तगीज लोग, और इधर जो है स्पेन के लोग करेंगे वेस्ट में। तो इसके तहत सबसे पहले मोटिवेशन मिला पुर्तगीज़ों को, तो पुर्तगीज़ पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और इंडिया में पहुँचे। तो इसी को हम लोग समझेंगे दोस्तों। फिर आपका जो पॉइंट आता है कि पहले तो ट्रीटी ऑफ टोरडेसल्स हुआ, उसके बाद में जो किसी ने ट्राई किया इंडिया में आने का या अटलांटिक को पार करने का, वो था बार्थोलोम्यू डायस ने 1487 एडी में अटलांटिक को क्रॉस करके कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, बट वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद में क्या होता है, द अराइवल ऑफ 3 शिप्स। उसके बाद में बार्थोलोम्यू डायस के बाद में आता है वास्को डी गामा इंडिया में, और वो 3 शिप्स के साथ आता है, और उससे जो गाइड करता है एक गुजराती पायलट होता है जिसका नाम अब्दुल माजिद था। उसने हेल्प किया उसको इंडिया में पहुंचने के लिए। और मई 1498 में जो है वास्को डी गामा इंडिया के कालीकट के तट पर पहुंचता है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है
पहले कौन आया? पहले आया बार्थोलोम्यू डायस, बार्थोलोम्यू डायस के बाद आया वास्को डी गामा, फिर वास्को डी गामा के बाद क्या होता है? पेड्रो अल्वर्जी कैब्राल। ये आता है ट्रेड करने के लिए, ये ट्रेड के पर्पज से आता है एकदम। और इसने एक फैक्ट्री बैठाई कालीकट में, और इस फैक्ट्री को बैठाया गया था 500 AD में। तो पहले बार्थोलोम्यू डायस, वास्को डी गामा, फिर अल्वर्जे कैब्राल, फिर अल्वर्जे कैब्राल के बाद फिर वास्को डी गामा एक बार इंडिया में आता है, वो आता है 501 AD में। और जब दोबारा आता है वास्को डी गामा तो इसने 3 जगह अपनी कंपनीज बसाई। वो कालीकट है आपका, कैन्नूर है और कोच्चिन है। और दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट्री लिखा है, फैक्ट्री का जो मीनिंग यहाँ पर वो लोग मानते थे, फैक्ट्री कोई जो आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं वो इसका मीनिंग नहीं था। मॉडर्न फैक्ट्रीज जैसे आप देखते हैं कि मॉडर्न फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस प्रकार की नहीं, ये फैक्ट्रीज उस जगह को कहते थे जहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, इंडिया के स्पाइसेस हैं, इन सबको रखते थे। तो जो गोडाउन होता था, गोडाउन को ही ये लोग फैक्ट्री कहते थे। तो गोडाउन फैक्ट्री होती थी, ना कि वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो ये फैक्ट्री का मीनिंग यहाँ पर ये है। फिर आप देखिए दोस्तों कि ये तो हो गया कि पुर्तगीज़ इंडिया में आए कब। अब क्वेश्चन आता है कि पुर्तगीज़ों का जो वहाँ की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना या यहाँ पर जो गवर्नर को भेजना, तो पहला गवर्नर जो पुर्तगीज़ का बन के आता है उसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया में आता है 1505 में। कब आया? 1505 में। और वो जो है पहला पुर्तगीज़ गवर्नर था, और वह 3 साल के लिए इंडिया में आया था। और उसको 3 साल जब इंडिया में आया तो उसका केवल यही पर्पस था कि वो एडन और मूज और मलक्का स्टेट जो है इन सबको कंट्रोल में करे। और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी लाई थी जो कि बहुत फेमस है। वो पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इसमें एक प्रकार का लाइसेंस दिया जाता था। जैसे शिप्स चल रही हैं तो शिप्स को एक प्रकार का लाइसेंस होगा, तभी शिप्स वहाँ जो कोस्ट है कोस्ट पे जा सकेंगी, नहीं तो रोक दिया जाएगा। और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी में ये प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस सबसे पहले देखने को मिलती है हमें मेडिटेरेनियन सी में। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्के। अल्फोंसो डी अल्बुकर्के जो होता है पुर्तगीज़ गवर्नर, इसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया माना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किया। इसने जो रेड सी को अपने कंट्रोल में कर लिया, रेड सी वाले एरिया को, और अरमुद इन मालाबार और मलक्का को, इसने इन सब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। और अल्बुकर्के का जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था कि इसने जो है गोवा को बीजापुर के सुल्तान से 1510 में जीत लिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी उसकी। और यहाँ पर एक और पॉइंट जो नोटेबल पॉइंट है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्के के पॉइंट में कि उसने जो है सती सिस्टम, जहाँ भी उसका एरियाज में इन्फ्लुएंस थे, उसको कम करने या उसको रिड्यूस करने, एबोलिश करने का काम किया। और अल्फोंसो अल्बुकर्के ही वह गवर्नर है जिसने जो पुर्तगीज़ हैं, पुर्तगीज़ों को क्या किया? प्रमोट किया कि आप लोग लोकल लोगों में शादी कीजिए, वहाँ पर रहिए, लैंडलॉर्ड बन जाइए। मतलब गांव में जो विलेज है, विलेज में बसना शुरू किया, लोगों में मिलना जुलना, ये सब प्रमोट किया। ये था अल्फोंसो डी अल्बुकर्के। फिर आपका आता है नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा ये गवर्नर बन के आता है नवंबर 1529 में दोस्तों। और इसने जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंट इसके टाइम पीरियड की काम है कि इसने जो है कोच्चिन से गोवा अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। तो गोवा को जीता किसने? गोवा को तो जीता था अल्बुकर्के ने, लेकिन गोवा को अपने कैपिटल बनाने वाला नीनो डी कुन्हा था। आपका फिर पॉइंट आता है इसमें, नीनो डी कुन्हा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने जो है बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह का हेल्प करता है। कब हेल्प करता है? जानते हैं दोस्तों कि आपको 1534 में इंडिया में जो मुग़ल रूलर था वो था आपका हुमायूं। तो हुमायूं का और बहादुर शाह का क्या होता है? बैटल होता है। और इस बैटल में बहादुर शाह हेल्प मांगता है नीनो डी कुन्हा का, और नीनो डी कुन्हा जो है हेल्प देता है किसको? बहादुर शाह को। और बहादुर शाह को हेल्प देने की वजह से बहादुर शाह इसे रिटर्न में जो है दीव में बेस देता है। जो दमन दीव एरिया है, आइलैंड, वहाँ पर बेस देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नीनो डी कुन्हा अटेम्प्टेड टू इंक्रीज द पुर्तगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। इसके साथ साथ नीनो डी कुन्हा क्या करता है कि ये सोचता है कि
इसके इन्फ्लुएंस, जो पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस है, ये कहाँ तक फैले? बंगाल में फैले, और बंगाल में फैले इसके लिए इसने अपना एक हेडक्वार्टर ही बना दिया हुगली में। और ये हेडक्वार्टर को लेकर के यूपीएससी में पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है इस हुगली को लेकर के, स्पेशली पुर्तगीज़ों को लेकर के। अब ये तो जो हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किए इस पॉइंट्स, ये तो आपके रहे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पुर्तगीज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऐसी क्या कंडीशंस थी जो पुर्तगीज़ों को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी? तो पुर्तगीज़ों को ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ दी, पहला पॉइंट ये था कि इंडिया में जो है उस समय नॉर्थ पार्ट में इंडिया डिवाइडेड था। डिवाइडेड मतलब वहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, इसका कारण ये हुआ कि वो लोग आपस में लड़ने में उलझे हुए थे, तो अपने में ग्रोथ पे जो भी ध्यान दिया वो सक्सीड हो गया। फिर डेक्कन में आप देखते हैं कि बहमनी किंगडम 5 राज्यों में टूट गया था, और इसके साथ साथ आप देखेंगे पुर्तगीजों की जो मर्चेंट थे वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे, और इसके साथ साथ उनकी जो नेवल फोर्सेस थी वो भी बहुत स्ट्रांग और सुपीरियर थी इन कंपैरिजन टू इंडियन नेवल फोर्सेस। तो ये सब सिचुएशंस थे, मतलब इन स्ट्रांग वजहों की वजह से वो लोग बहुत इजीली इंडिया में स्टेबल कर पाए। अब बात करते हैं पुर्तगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पुर्तगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीफ हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता था वायसराय, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं। वायसराय होता था, और वायसराय इंडिया में केवल 3 सालों के लिए आता था, 3 सालों के लिए, और उसके साथ एक सेक्रेटरी होता था जो उसे उसके कार्यों में हेल्प देता था। इसके बाद जो वायसराय के बाद जो कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता था उसका नाम था वेदारो द फेजेंडा। वेदारो द फेजेंडा जो है रिस्पॉन्सिबल होता था कि जो फ्लीट हैं और फ्लीट या कार्गोज हैं उनको डिस्पैच करना, उनको आना, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये इसके काम थे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है दोस्तों, पुर्तगीज़ों की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या थी? रिलीजियस पॉलिसी पुर्तगीज़ों की दोस्तों बहुत ही, मतलब कह सकते हैं परसिक्यूटिंग टाइप की थी। मतलब वो लोग परसिक्यूट करते थे बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और वो लोग जब आए इंडिया में तो वो अपना बिजनेस तो करना चाहते थे, प्लस बिजनेस के साथ साथ वो क्या करना चाहते थे, अपने रिलीजन को भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और प्रचार प्रसार करने की वजह से वो इसमें लोगों के इंटरनल मैटर में भी इंटरफेयर करते थे। और इसके साथ साथ यहाँ तक भी होता है कि जैसा कि इस टाइम जब पुर्तगीज़ होते हैं 1579 में, तो इंडिया में जो रूलर होता है वो अकबर होता है। अकबर, जैसा कि आपको पता है कि एक रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर था, जो मतलब सभी धर्म को लेकर सहिष्णुता एक्सप्रेस करता था। तो उसने क्या किया, वो डिस्कस करने के लिए अलग अलग धर्म गुरुओं को बुलाता था। तो वो जो है पुर्तगीज़ धर्म गुरुओं को भी बुलाता था अपने डिस्कशन के लिए। तो ये धर्मगुरु इसलिए जाते थे क्योंकि ये इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते थे कि वो जो राजा है उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। तो ये लोग जो है रिलीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूटिंग टाइप के वो एटीट्यूड रखते थे। तो अब ये देखिए कि इनका ऐसा पॉलिसी अपनाना क्या इम्पैक्ट पड़ा इनके ऊपर। पहला नंबर कि आप देखेंगे कि इनकी इसी इम्पैक्ट की वजह से जो लोगों का इन पे ट्रस्ट है वो ट्रस्ट रिड्यूस होगा। ट्रस्ट, क्योंकि आप, और ये एविडेंस भी है, एविडेंस जैसे आप कहीं आर्गूमेंट दे रहे हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस हार्मफुल है, तो उसमें आप हार्मफुल है उसका जो बेस दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि ये भी एक कारण था उनका, पुर्तगीज़ों का इंटॉलरेंट होना भी एक कारण था उनके डिक्लाइन में। फिर आपका जो पॉइंट है, अब इसको देखिए जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज रूल। तो इसको हम ऐसे समझिए कि आपके लाइफ में या आपके आसपास कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, बट आप उसको किस अप्रोच से देखते हैं, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि जब पुर्तगीज़ इंडिया में आए तो एक चीज़ आई कि भाई नेवल पावर एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिसके पास नेवल पावर अच्छी खासी होगी वो रूल करेगा। तो नेवल पावर को लोग प्रमोट करना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ जब वो लोग आए तो बॉडी आर्मर, मैच लॉकमैन और गन लैंडेड फ्रॉम द शिप्स और ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, ये सब चीज़ें प्रमोट किया। और इसके देखा क्या हुआ कि इंडिया के रूलर भी, कई रूलर इसको अडॉप्ट करते हैं बाद में आगे चल करके। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। अब आता है कि ये पुर्तगीज़ डिक्लाइन क्यों किए। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डायनेस्टी हो, कोई भी
रूलर हो, कोई भी पर्सन हो, तो उसके लाइफ में ऐसे ही जाता है, पहले जाएगा फिर डाउन तो आना ही आना है। बट हम इसके डिक्लाइन को समझ करके एज ए इंडिविजुअल, हाँ, अपने इंडिविजुअल लेवल पर किसी की डिक्लाइन को समझ करके हम अपनी डिक्लाइन को टाल सकते हैं कि मेरे लाइफ में डिक्लाइन ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे की डिक्लाइन हुई थी इस वजह से, उस वजह को समझना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट कि ये लोग डिक्लाइन क्यों किए, तो ये डिक्लाइन इसलिए किए क्योंकि इनका जो पावर है थोड़ा कंपैरेटिवली रिड्यूस होने लगा। क्यों रिड्यूस होने लगा? क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट में, पर्शिया में और नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग जो है पावर आने लगे। स्ट्रॉन्ग पावर आने की वजह से ये लोग थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगे। और दूसरा जो इनके डिक्लाइन का कारण था, इनका रिलीजियस पॉलिसी। और आप यहाँ व्यक्तिगत तौर पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं कि अगर जो आपका रिलीजियस एटीट्यूड सही नहीं है तो आपके दोस्त से ही झगड़ा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये आप एक लर्निंग के तौर पे यहाँ से ले सकते हैं। फिर आप देखिए कि पुर्तगीज़ों का जो ट्रेड प्रैक्टिस थी वो भी बहुत डिसहानेस्ट थी, मतलब वो हॉनेस्टी के साथ नहीं करते थे। फिर इसके साथ साथ पुर्तगीज़ों की यहाँ पर इंडिया में डिक्लाइन होने का कारण था कि पुर्तगीज़ों को एक कॉलोनी मिल गई थी ब्राज़ील, जहाँ पर उन्हें ईज़िली चीज़ें मिल जाती थी, तो वो थोड़ा ईज़िली शिफ्ट करने की कोशिश की वहाँ, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कंपैरेटिवली इंडिया से कम था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पुर्तगीज़ के बारे में अच्छे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंच, इंग्लिश और सबको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।